गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जन्म क्यों हुआ, इसका हैप्पी बर्थडे क्यों आता है, किस ट्रांजैक्शन की वजह से, क्रेडिट सेल। तो सपोज डोरेमोन ने किसको सामान बेचा था, शिनचैन को। क्या सामान बेचा था, गैजेट्स। कितने के, 40,000 के। कुछ बच्चों को याद है, शानदार। 40,000 का सामान बेचा था और शिनचैन ने कहा था पेमेंट मैं अभी नहीं कर सकता, 2 महीने बाद करूँगा। तो शिनचैन पेमेंट नहीं कर सकता। डोरेमोन ने कहा था चलो कोई बात नहीं, 2 महीने बाद पेमेंट कर देना, लेकिन मुझे अभी तुमसे क्या चाहिए, गारंटी। और गारंटी कैसे आ सकती है, या तो बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रॉमिसरी नोट। तो आप लोग अब बताओ कि ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एग्जीक्यूटेड है या एग्जीक्यूटरी है, एग्जीक्यूटरी है। यूनिलैटरल है या बायलैटरल है, यूनिलैटरल के बायलैटरल, यूनिलैटरल। क्योंकि यहाँ पर क्या पेंडिंग है, पेमेंट। पेमेंट को हम लॉ की टर्म्स में कहें तो कंसिडरेशन, क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू लैटिन नाम, लॉ के पेपर में लिख कर आना। कंसिडरेशन को क्या कहते हैं, क्विड प्रो क्यू। तो कंसिडरेशन आना अभी पेंडिंग है, इसलिए सेलर ने कहा चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट मुझे आज गारंटी तो दो कि तुम 2 महीने बाद मुझे पेमेंट करोगे। तो सपोज़ ये जो बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये ड्रॉ हुआ है 17 अप्रैल को। कौन ड्रॉ करेगा इसे, ड्रॉर। मतलब हमारे एग्जाम्पल में डोरेमोन। तो मान लेते हैं 17 अप्रैल को बिल ड्रॉ हुआ, इसे कहते हैं डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। 17 अप्रैल को ये बिल ड्रॉ हुआ है। क्या इस बिल की एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, उसी के बाद ये वैलिड बिल बनेगा। एक्सेप्टेंस का मतलब ड्रॉई का सिग्नेचर, ये है एक्सेप्टेंस। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में जिस दिन बिल बनता है उसी दिन वो एक्सेप्ट भी होता है। ड्रॉ ड्रॉई दोनों एक साथ हैं, ड्रॉर ने बिल बनाया, ड्रॉई ने साइन करके रिटर्न कर दिया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट प्लेस पर है, ड्रॉ दिल्ली में है, ड्रॉई मुंबई में है, ऐसा भी हो सकता है। तो उस केस में शायद 2-3 दिन का गैप रह जाए डेट ऑफ ड्राइंग में और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस में। तो मोस्टली तो अगर बिल 17 अप्रैल को ड्रॉ हुआ तो एक्सेप्ट भी कब होगा, 17 अप्रैल को। लेकिन कभी कभी टाइम गैप हो सकता है, तो मान लेते हैं ये बिल एक्सेप्ट हुआ है 21 अप्रैल को ये एक्सेप्ट हुआ है। तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, तो डेट ऑफ ड्राइंग है 17 अप्रैल और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 21 अप्रैल। अब इस बिल पर जो टाइम लिखा हुआ है, ये जो डॉक्यूमेंट बना है, आई ऑर्डर शिनचैन टू पे अ सम ऑफ 40,000 आफ्टर अ टाइम पीरियड ऑफ सपोज 5 months। टाइम पीरियड है 5 months। इस 5 months को हम कहते हैं टेन्योर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज।
या टर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज कितने टाइम के लिए बना? 5 महीने के लिए। अब इस बिल ऑफ एक्सचेंज पे टाइम पीरियड लिखा है 5 मंथ्स, ये नहीं लिखा 5 महीने कौन सी डेट से, क्योंकि अब हमारे पास 2 डेट हैं। अब हमेशा तो एक ही होती है, वहीं से काउंटिंग करते हैं। अब 2 डेट हैं, डेट ऑफ ड्राइंग और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज पे सिर्फ 5 मंथ्स लिखा है, ये नहीं लिखा कि कौन सी डेट है, तो हम उस केस में कंसिडर करेंगे डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। द बिल ऑफ एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट इज कवर्ड बाय एन एक्ट। एक एक्ट इसको कवर करता है, वो एक्ट का नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट जो बोलेगा हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से अगर आपके बिल पर सिर्फ इतना लिखा है 5 मंथ्स और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस आपकी डिफरेंट है फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग, तो देखो आपको क्लियरली मेंशन करना होगा काउंटिंग कहाँ से होगी। अगर आप काउंटिंग चाहते हैं 21 अप्रैल से, तो बिल के ऊपर लिखिए 5 मंथ्स आफ्टर एक्सेप्टेंस। लॉजिकल बात है। वो कह रहे हैं भाई एक्ट कह रहा है आप क्लैरिफाई कर दो ना। जब अब 2 डेट्स आ गई, अब ना यहाँ पे झगड़ा होगा, क्योंकि अब आप सोचो ड्रॉअर कहाँ से टाइम पीरियड लेना चाहेगा? 17 से। वो कहेगा पेमेंट जो है ना जल्दी आए, बिल जल्दी मैच्योर हो। और एक्सेप्टर क्या कहेगा? 21 से। वो कहेगा 4 दिन भी लेट जाती है तो मैं तो लेट दूंगा, तो झगड़ा होगा। तो एक्ट ने इसको क्लैरिफाई किया कि देखो अगर आपको 21 से चाहिए तो बिल पे क्या लिखना पड़ेगा? 5 मंथ्स आफ्टर एक्सेप्टेंस। अगर आप सिर्फ 5 मंथ्स लिखते हो तो कहाँ से हम ड्यूरेशन काउंट करेंगे? डेट ऑफ ड्राइंग से। तो अगर ये 5 मंथ्स है तो ये बिल कब मैच्योर हुआ? 17 मई, 17 जून, 17 जुलाई, 17 अगस्त, 17 सितंबर। 17 सितंबर की ड्यू डेट, 3 दिन ग्रेस के, 20 सितंबर को जा कर के ये मैच्योर हो गया। एक टर्म और यूज़ होती है, लिखा हुआ है 5 मंथ्स आफ्टर डेट। 5 मंथ्स आफ्टर डेट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने क्या कहा था? अगर आपको 21 से लेना है तो क्या लिखोगे? 5 मंथ्स आफ्टर एक्सेप्टेंस। गवर्नमेंट सेज आप फिर खेल खेल रहे हो। आपको क्लैरिफाई करा ना हमने क्या लिखना है? 5 मंथ्स आफ्टर एक्सेप्टेंस। आपके खेल ख़त्म नहीं हो रहे, क्या लिख रहे हो? 5 मंथ्स आफ्टर डेट। लिखते जाओ। हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे? 17 अप्रैल से। आप जब तक क्लैरिफाई नहीं करोगे ना कि डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है, तब तक डेट कहाँ से काउंट होगी? डेट ऑफ ड्राइंग से। आपको क्लियर करना होगा अगर एक्सेप्टेंस ले रहे हो। इसके अलावा आप कोई भी खेल खेल रहे हो, कोई भी शब्दों को आप यूज़ कर रहे हो और लॉ को गुमराह कर रहे हो, हम नहीं करने देंगे। काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी? डेट ऑफ ड्राइंग से। तो अगर 5 मंथ्स लिखा है या फिर 5 मंथ्स आफ्टर डेट लिखा है, दोनों का मतलब एक ही है। काउंटिंग शुरू करेंगे हम डेट ऑफ ड्राइंग से। लेकिन अगर लिखा है 5 मंथ्स आफ्टर एक्सेप्टेंस, अब ये डेट यहाँ से काउंट होगी। हमारे बिल का टाइम पीरियड आया 5 मंथ्स आफ्टर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस की जगह साइट भी लिख सकते हैं। 5 मंथ्स आफ्टर साइट। साइट का मतलब आपकी आइस को बोल, आई साइट, आई साइट, आई साइट मतलब
देखने की शक्ति, आई साइट मतलब देखना, साइट मीन्स देखना। साइट जब आप लिखते हो दैट मीन्स ड्रॉई ने बिल को कब देखा, क्योंकि ड्रॉअर के लिए देखने की बात अराइज नहीं होती, ड्रॉअर ने तो बिल को बनाया ही है, आपने तो लिखा ही है। तो साइट किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? ड्रॉई के लिए। उसने कब देखा है उस डॉक्यूमेंट को, बिल ऑफ एक्सचेंज के? तो 5 मंथ्स आफ्टर एक्सेप्टेंस लिखा या साइट लिखा? अब काउंटिंग चलेगी 21 अप्रैल से, तो हमारी डेट ड्यू 21 मई, 21 जून, 21 जुलाई, 21 अगस्त, 21 सितंबर। 21 सितंबर को ड्यू हुआ, 3 दिन ऐड किए, 24 सितंबर को मैच्योर हुआ। तो आप हेडिंग डालिएगा मैच्योरिटी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और फिर ये चार्ट बनाइएगा। और साथ ही साथ एक छोटी सी चीज़ इसमें और लिखेंगे, नो ग्रेस डेज आर एडेड। आप बनाते जाओ अपना चार्ट और ऐसे कॉर्नर में लिखना, नो ग्रेस डेज आर एडेड इफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेबल ऑन डिमांड और एट साइट। ये छोटे छोटे पॉइंट्स ट्रू फॉल्स के लिए होते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इनका कोई स्थान नहीं है, लेकिन ट्रू फॉल्स में ये बड़े मायने रखते हैं। तो अगर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा है पेबल ऑन डिमांड, पेबल ऑन डिमांड मतलब हम जब मांगेंगे आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो जब ऑन डिमांड ही है बिल, तो फिर आप कहें कि आपने आज मांगा है लेकिन पेमेंट 3 दिन के बाद दूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। ऑन डिमांड मतलब जब मांगा तभी आपसे पेमेंट आएगी। जैसे आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कॉल मनी इन बिटवीन बैंक्स, बैंक्स एक दूसरे से जो शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, कॉल मनी, कॉल मनी की रीपेमेंट कैसे होती है? ऑन डिमांड। विद इन 15 डेज रीपेमेंट होगी। जिस बैंक ने पैसा दिया वो कॉल करके बोलेगा मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए आज, मेरे कस्टमर को देना है, तो दूसरे बैंक को उसे रिटर्न करना पड़ेगा। इसीलिए उसका नाम है कॉल मनी, कि देने वाला बैंक जैसे कॉल करेगा ना, लेने वाले बैंक को पैसा इमीडिएटली उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो अगर बिल पेबल ऑन डिमांड है या एट साइट है तो ग्रेस डेज एप्लीकेबल नहीं है। हालांकि एक्ट के अंदर ना अमेंडमेंट आ चुका है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने ना ये सिस्टम ही ख़त्म कर दिया है। द एक्ट इज सेइंग बिल कैन नॉट बी मेड पेबल ऑन डिमांड। आप एक क्रेडिट सेल कर रहे हो, उसमें आप कह रहे हो कि जब मैं पैसा मांगूंगा तब तुझे देना पड़ेगा। ये क्या बात हुई? आप बिजनेस कर रहे हो या दादागिरी? तो वो पॉसिबल नहीं है। तो एक्ट ने इसको हटा दिया, लेकिन हमारे मॉड्यूल ने इसको नहीं हटाया। हमारे मॉड्यूल में ये शब्द अभी भी हैं। तो जो भी चीज़ मॉड्यूल में है वो पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस रखती है। इसलिए हमें ओल्ड इन्फॉर्मेशन को याद करना पड़ेगा कि अगर बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन डिमांड पेबल है या एट साइट पेबल है तो फिर उस केस में ग्रेस डेज ऐड नहीं होंगे। एट साइट मतलब वो सेम चीज़ है, जैसे ही मैंने देखा वैसे ही बिल पेबल। क्या बात बनी है? कह रहे जैसे ही मैं देखूंगा बिल को मैं कहूँगा चलो चलो पेमेंट करो, तुम्हें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा इलॉजिकल जा रहा है, तो एक्ट ने हटा दिया है, लेकिन अभी मॉड्यूल में है। तो इन दोनों केसेस में ग्रेस डेज एप्लीकेबल नहीं रहेंगे।
तो आई होप डेट क्लियर है, डेट कैलकुलेट कर सकते हो, डेट ट्रू फॉल्स में ही आएगी और कहीं नहीं आएगी। बाकी तो लंबा क्वेश्चन बनेगा बिल ऑफ एक्सचेंज से 10 मार्क्स या 15 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन। डेट वगैरह की, इस बिल की मैच्योरिटी डेट क्या होगी, वो या तो ट्रू फॉल्स में और या फिर वो एडीडी वाला चैप्टर जो है उसमें बिल है तो उसकी मैच्योरिटी डेट निकालनी है। वहाँ बाई चांस ऐसा शब्द आ जाए 5 मंथ्स आफ्टर एक्सेप्टेंस, तो फिर काउंटिंग कहाँ से करोगे, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से। क्लियर, मैच्योरिटी। अब जो जर्नल एंट्रीज हमने लास्ट क्लास में की थी उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स पूछती हूँ, आप लोगों ने जर्नल एंट्री बतानी है, देख लेते हैं याद है कि नहीं। जर्नल एंट्री आपने सारी बतानी है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर। तो जो भी आप आंसर दोगे वो किसकी बुक्स में, ड्रॉर की बुक्स में। सपोज इंडोर्स्ड बिल इज डिसऑनर्ड, इंडोर्स्ड बिल इज डिसऑनर्ड, तो एंट्री डेटर टू क्रेडिटर। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, एक आंसर नहीं आ रहा। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया था लेकिन मैच्योरिटी के टाइम पे डिसऑनर हो गया। डेटर डेबिट टू बैंक। देखो डिसऑनर का मतलब है डेटर तो डेटर बनेगा ही, ये तो पर्सन अब वापस आएगा, डेटर डेबिट। अब टू किसे करना है, इंडोर्स्ड था तो टू क्रेडिटर, डिस्काउंटेड था तो फिर टू बैंक। बिल्स पेबल की पेमेंट अपने किसी बीआर से करना, बिल्स पेबल की पेमेंट कर रहे हैं अपना ही एक बीआर देकर, बिल्स पेबल डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अगर बिल रिटायर हो, रिटायर मतलब प्री मैच्योर पेमेंट, अगर बिल रिटायर हो तो एंट्री बैंक डेबिट, रिबेट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो मान लो, नोटिंग हो गई ना सबकी, मान लेते हैं 20 मई को एक बिल बना है 4 महीने के लिए, तो ये मैच्योर कब होगा, तो 20 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और 3 दिन, 23 सितंबर को ये मैच्योर होगा। मान लीजिए ड्रॉई ने 23 जून को बिल रिटायर कर दिया, रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, 23 जून को इसने बिल रिटायर कर दिया, मतलब इसने हमें पेमेंट 23 जून को ही कर दी, तो पूरी तो नहीं करेगा, पेमेंट तो कम करेगा। तो इंटरेस्ट जो ड्रॉई डिडक्ट करेगा वो कितने महीने का, 3 मंथ्स, यस। तो ये 3 मंथ्स कैसे काउंट होते हैं, आपको देखना पड़ता है डिफरेंस, किस दिन पेमेंट आनी चाहिए थी और किस दिन पेमेंट आ गई, मतलब मनी रिसीव्ड एंड मनी ड्यू। ये मनी ड्यू हो रही थी 23 सितंबर को, लेकिन ये मनी रिसीव हो गई 23 जून को, तो टाइम पीरियड इन दोनों डेट्स का डिफरेंस है। जिस दिन पैसा आना चाहिए था कंपेयर टू जिस दिन आया, इन दोनों डेट्स के बीच का डिफरेंस, इतने महीने का इंटरेस्ट जो है ड्रॉई डिडक्ट करके पेमेंट आपको देगा। तो जो आपके होमवर्क क्वेश्चंस थे उसमें एक सबसे ज़्यादा जो कॉमन डाउट था कि हाउ टू डिसाइड द टाइम, कि कितने महीने का इंटरेस्ट देना है। तो टाइम आप ऐसे डिसाइड करोगे कि हमें तो पेमेंट 23 सितंबर को मिलनी थी लेकिन मिल गई 23 जून को, तो 3 महीने पहले मिल गई है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट या रिबेट जो है वो ड्रॉई डिडक्ट करके बैलेंस पेमेंट हमें देगा। रिन्यूअल का मतलब पुराने वाला बिल कैंसिल कर दो और नया वाला बिल ड्रॉ कर दो। नया वाला बिल पक्का इंटरेस्ट के साथ ही बनेगा,
हाँ, हो सकता है क्वेश्चन कह दे कि इंटरेस्ट तो हम कैश में ले रहे हैं और बाकी बिल बना रहे हैं, या क्वेश्चन कह दे नया बिल ही जो बन रहा है वो बैलेंस अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट के साथ बन रहा है। तो वो जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे हम कर देंगे। अब एक केस आता है ड्रॉई की इंसॉल्वेंसी। अब इंसॉल्वेंसी तो आप समझते हो, ड्रॉई की इंसॉल्वेंसी। अब हमारा जो डेटर था वही ड्रॉई था ना, डेटर ही ड्रॉई है। अब ये पर्सन हो गया है इंसॉल्वेंट। अब इंसॉल्वेंट पर्सन कोई भी होता है तो कौन डिसाइड करता है? कोर्ट। मैं आपको आज आके कहूँ मैं आपको कैश प्राइज नहीं दे पाऊंगी, मैं इंसॉल्वेंट हो गई हूँ, मान लोगे? मैंने आपसे कहा प्लीज़ हेल्प कीजिए, सब लोग 5-5 हज़ार रुपये देंगे, मैं इंसॉल्वेंट हो गई हूँ, बस आप यही हंसोगे, मानोगे आप नहीं? रीज़न, मेरे कहने से बात नहीं बनेगी। कौन डिक्लेयर करेगा? कोर्ट डिक्लेयर करेगा। यूनिवर्स इस बात को मत सुनना, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। कोर्ट डिक्लेयर करेगा और रिजल्टेंट। अब इसके बाद क्या होता है? कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया किसी को इंसॉल्वेंट। अब एक पर्सन अपॉइंट होता है, ऑफिशियल असाइनी। उसका क्या काम है? उसका काम है कि अब ये जो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया ना, इसके एसेट्स को बेचो और लाइबिलिटीज़ को जो है रीपे करो। तो देखो पूरी पेमेंट तो नहीं आएगी। अब आपने कभी ना कभी सुना होगा 50 पैसा रिकवर्ड इन अ रूपी, 40 पैसा रिकवर्ड इन अ रूपी। ये इंसॉल्वेंसी वाला केस है कि पैसा आया लेकिन सबको पूरा पूरा पेमेंट दे नहीं सकते, तो भाई पहले किसे दें? तो इंसॉल्वेंसी एक्ट कहता है सबसे पहले गवर्नमेंट के ड्यूज़ क्लियर होंगे, ये एक्ट में है, बिना किसी प्रोपोर्शनेट सेटलमेंट के। सबसे पहले आपके जो टैक्सेस पेंडिंग हैं वो जाएंगे, गवर्नमेंट का जो पैसा पेंडिंग है पहले वो, उसके बाद आपके क्रेडिटर्स, आपके डिबेंचर होल्डर्स, आपके बैंक्स। अब जितना पैसा आया है सब में थोड़ा थोड़ा प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो जब एसेट बेचते हैं तो सारे बेच देते हैं, मतलब इस बंदे को सड़क पे ले आए, वैसी इंसॉल्वेंट तो हो ही गया है, अब इसका घर भी बिकवा दो, गाड़ियाँ भी बिकवा दो, अब सब बिकवा दो। नहीं, सब ऐसे नहीं सेल करते। क्या सिस्टम होता है? अगर आपके पास 3 घर हैं तो सबसे छोटे वाला छोड़ देंगे और बाकी घर जो है बेच देंगे। अगर आपके पास 4 गाड़ियाँ हैं, सबसे छोटी गाड़ी छोड़ देंगे और 3 गाड़ी जो है बेच देंगे। सबसे छोटी कि सबसे बड़ी? सबसे छोटी। नेसेसिटी छोड़ेंगे और बाकी चीज़ें जो है बेच देंगे। तो बेचने का मतलब ये नहीं कि हम आपको सड़क पर ही ले आए, नहीं, रोटी कपड़ा मकान बेसिक हम छोड़ देंगे और बाकी सब जो है सेल करेंगे, और सेल करके जितना पैसा जहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा उतना कर देंगे। तो टाइम तो लगेगा ना इसमें। एक वो डेट होगी जिस दिन इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर हुई, और एक वो डेट होगी जिस दिन हमें कुछ तो मिला, 40 पैसा, 50 पैसा, 30 पैसा, कुछ तो हमें मिला। क्या इन दोनों डेट्स के बीच में डिफरेंस होगा? है ना, काफ़ी गैप होगा। मतलब सपोज इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर हुई है 3 जून को और ऑफिशियल असाइनी से कुछ पैसा हमें मिल रहा है 3 दिसंबर को। तो सबसे पहली बात तो ये है 3 जून को क्या बुक्स में कोई एंट्री करें? कंजर्वेटिज्म। 3 जून को आपको पता चल चुका है ये पर्सन इंसॉल्वेंट है। एंड कंजर्वेटिज्म सेज प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। हम नहीं कह रहे पक्का लॉस है, लेकिन पॉसिबिलिटी है। अब ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये पैसा हमारा डूबा। तो जैसे ही इंसॉल्वेंसी का पता चला 3 जून को, इमीडिएटली बिल कैंसिल होगा। सबसे पहले तो ये जो बिल आपने ड्रॉ करा हुआ है, इंसॉल्वेंसी पता चलते ही इसको क्या करना है? कैंसिल। कैंसिल कैसे करें? बाय पासिंग द एंट्री ऑफ डिसऑनर या फिर रिवर्स। कैंसिल का मतलब है जो भी एंट्री बनी हुई है उसको अब आप रिवर्स कर दो। तो मान लो बेसिक एंट्री क्या बनी होगी इससे पहले?
पहले तो सामान बेचा था डेटर टू सेल, फिर बिल लिया था BR टू डेटर। अगर ना डिस्काउंट कराया ना इंडोर्स किया, बिल हमारे पास पड़ा हुआ है। अब पता चल गया ये इंसॉल्वेंट हो गया है पर्सन, तो ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही बिल को डिसऑनर एंट्री बना दी हमने डेटर टू BR। मान लो 1 लाख का अमाउंट था। अब 6 महीने बाद कोर्ट कह रहा है 40 पैसा इज रिकवर्ड, 60 पैसा कैन नॉट बी रिकवर्ड। आपको 1 रुपये के आपके उधार में 40 पैसा दे देंगे, 60 पैसा ना दे सकते ना कभी दे पाएंगे, इससे ज़्यादा मनी हम आपको नहीं दे सकते। इसका मतलब 1 लाख रुपए में हमें कितने मिल जाएंगे? 40,000, और 60,000 हमें मिलेंगे ही नहीं। जर्नल एंट्री अब बनाएं इसकी, आसान है। बैंक डेबिट 40,000 और 60,000 को कहाँ ट्रांसफ़र कर दें? बैड डेट में, टू डेटर्स 1 लाख। तो आप देखोगे बैड डेट की एंट्री आपने हमेशा सीखी है बैड डेट टू डेटर होती है, बैड डेट टू BR कभी नहीं होती। बैड डेट टू BR कभी नहीं होती, वो इसलिए क्योंकि पहले ही हम क्या करते हैं? बिल को कैंसिल। अगर हम ये बिल को कैंसिल ना करें तो फिर मतलब बैड डेट टू डेटर भी हो सकता होगा और बैड डेट टू BR भी हो सकता होगा, लेकिन अकाउंटिंग ये बनी ही नहीं। अकाउंटिंग कैसे बनी है? एंट्री हमेशा बैड डेट टू डेटर रहेगी। तो इसका मतलब अगर आपने डेटर से बिल लिया था, पहले बिल को कैंसिल कर दो तो टू BR यही हो चुका है। तो आगे जाके 6 महीने बाद या अगले साल जब आपको कुछ पैसा मिलेगा बैलेंस मनी के लिए जो नहीं मिली, फिर आप एंट्री डाल सकते हो बैड डेट टू डेटर। और मान लो यही पैसा मिलने में अगर हमें 2 साल बीत गए हैं, 2.5 साल बीत गए हैं, तो हम तो इसको फिर बैड डेट मान ही लेंगे। हम तो फिर सारा बैड डेट मान लेंगे। बैड डेट टू डेटर 1 लाख, बाद में कभी मिले 40,000, फिर वो एंट्री अब आ जाएगी बैड डेट रिकवर्ड की। बैड डेट रिकवर्ड की क्या एंट्री थी? बैंक डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड और फिर बैड डेट रिकवर्ड टू P&L। तो अगर ड्रॉई ने बिल कैंसिल किया है ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, तो अकाउंटिंग क्या है? बहुत सिंपल, पहले बिल को कर दो कैंसिल और उसके बाद जितना पैसा मिला वो कैश, नहीं मिला वो बैड डेट। सेम दोनों एंट्रीज अगर ड्रॉई की बुक्स में बनाएं, इंसॉल्वेंसी की वजह से ड्रॉई की बुक्स, ड्रॉई भी क्या करता है? पहले तो इमीडिएटली कैंसिल। पहले तो ड्रॉई ने भी यही किया, बिल्स पेबल टू क्रेडिटर्स। इमीडिएटली तो दोनों ड्रॉई और ड्रॉर दोनों बिल को जो है कैंसिल करेंगे। इसके बाद अब पेमेंट दी ड्रॉई ने 40,000 की, वो एंट्री डालेगा क्रेडिटर डेबिट 1 लाख से, क्योंकि वो क्लियर है वो अब और पेमेंट तो कर नहीं सकता। क्रेडिटर डेबिट 1 लाख, क्रेडिटर को उसने ख़त्म किया, कैश पेमेंट 40,000, और यहाँ अकाउंटिंग आएगी नई, यहाँ खुलेगा एक नया अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट, और उसमें पैसा ट्रांसफ़र होगा 60,000। कोर्ट इंसॉल्वेंसी जब डिक्लेयर कर देता है उसके बाद हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज़ नहीं कर सकते। अगर कोर्ट बीच में नहीं आता हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर देते, क्योंकि अब आगे कुछ सेटलमेंट होना नहीं है। लेकिन कोर्ट बीच में है, कोर्ट सेज आपकी अकाउंटिंग में लास्ट डेफिशिएंसी अकाउंट ओपन करके आप छोड़ दो, क्योंकि देखो आज इसके पास एसेट नहीं है, कल को हमें पता चला कोई और एसेट भी है, हम फिर उसको भी बेचेंगे
और आपकी लाइबिलिटीज़ को हम कोशिश करेंगे जितना पैसा दिलवा सके दिलवाएंगे। तो 7 साल तक ये अकाउंट खुला रहता है, उसके बाद जाकर के कोर्ट के ऑर्डर पर ये अकाउंट जो है क्लोज़ होता है। तो जहाँ कोर्ट की इंटरफेरेंस हो गई वहाँ पे फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम कुछ नहीं कर सकते, हमने क्लोज़ नहीं किया है। लास्ट में जितनी पेमेंट्स पेंडिंग हैं वो सब कहाँ चली जाएंगी, डेफिशिएंसी अकाउंट में। तो डेफिशिएंसी अकाउंट किसकी बुक्स में ओपन होगा, ड्रॉई की बुक्स में। वही जिसे हम हमारी बुक्स में बैड डेट कहते हैं, उसी को ड्रॉई अपनी बुक्स में डेफिशिएंसी अकाउंट कहता है। तो ये अब आप नोट डाउन कर लो, इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई। इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई, हमने अमाउंट्स ले लिए हैं। बिल था हमारा 1 लाख का, मनी रिसीव्ड 40,000, बैड डेट 60। तो ड्रॉअर की बुक्स में एंट्री और ड्रॉई की बुक्स में